फ्रीडम स्ट्रगल, तो 34 हमने CDM कर लिया, हमने नेहरू रिपोर्ट कर लिया, हमने जिन्नास 14 पॉइंट सॉल्ट मार्च वगैरह सारा कर लिया है। आज हम करेंगे, पहले हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड इरविन पैक्ट। पहले इरविन पैक्ट करेंगे, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन विल मूव टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं पूछूंगी, तुम बताते जाओगे, क्योंकि तुमने पढ़ लिया है ना एक्ट, ठीक है। एक्ट कर लिए ना पॉलिटिकल में। अब हम करेंगे गांधी इरविन पैक्ट। क्या पैक्ट था ये? हाँ जी, मेरी मम्मा अगर इससे मिलेगी ना वो बड़ी खुश होगी, क्योंकि उनको मेरी आवाज़ से बड़ी प्रॉब्लम है। वो हमेशा बोलती रहती ऐसा बोला कर, ऐसा बोला कर। फिर से बोलो थोड़ा सा। विड्रॉल ऑफ CDM हमने ये पढ़ा। अब हम देखेंगे इस पैक्ट के और क्या क्या प्रोविजन थे। ये क्या था? एक पॉलिटिकल ट्रीटी थी। इट वॉज अ पॉलिटिकल ट्रीटी बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने किसके बिहाफ पे साइन की थी? INC, राइट। एंड लॉर्ड इरविन ने ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये साइन की गई थी बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल conference that happened, and this treaty was signed on 5th March 1931। इस टाइम पे ये ट्रीटी साइन की गई थी। अब हम इसके प्रोविजंस देखेंगे, क्या क्या प्रोविजंस होंगे। पहले वो कर लेते जो किए। एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये इसलिए साइन किया गया था बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली ऐसी मूवमेंट थी जिसने इतना ज़्यादा सपोर्ट गैदर या इतनी ज़्यादा वो पॉपुलर हो गई थी। दैट इज वाई दे वांटेड टू एंड CDM। सो पहला प्रोविजन था एंड ऑफ CDM। सेकेंड, द पीपल हु वर अरेस्टेड while the civil disobedience movement have to be released only on the condition that they had done no violence। जिन्होंने वायलेंस किया है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज नहीं करेगी। ओनली दोज पीपल हु हैव बीन फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ वायलेंस विल बी रिलीज्ड। और क्या होगा? रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स। कुछ देना ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू से देती थी, सप्रेस करती थी। जैसे बच्चे को टॉफी देते हैं, बच्चा रोना बंद कर देता है, वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के साथ कर रही थी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, ठीक है। एंड फोर्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ INC इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। एंड द लास्ट इज कि बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? ऑर्डिनेंस और लॉ में क्या फर्क है? किसने किया था पॉलिटिकल से? वो आई नहीं है अभी। ऑर्डिनेंस और लॉ में क्या फर्क है? अगर अभी की भाषा में बात करें, अभी कौन रिलीज करता है ऑर्डिनेंस? प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस इज नॉट अ लॉ। एक नोटिफिकेशन होती है जो थोड़ी देर तक वैलिड रहती है, और अगर पार्लियामेंट 6 महीने बाद पार्लियामेंट उसको पास कर दे तो वो लॉ बन जाता है। तो ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्डिनेंसेस पास की थी जिसने इवन प्रोटेस्ट को, इवन पीसफुल प्रोटेस्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया। जैसे इमरजेंसी होती है, किसका रूल लगता है? प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, प्रेसिडेंट 2 केसेस में ऑर्डिनेंसेस पास करता है, जब इमरजेंसी हो, एंड सेकेंड व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। पार्लियामेंट हमेशा सेशन में नहीं होती है। देयर आर मॉनसून सेशन, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। 3 सेशंस होती है, समर, मॉनसून एंड विंटर। तो बाकी जो बचा हुआ टाइम है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट कुछ डिसाइड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कुछ डिस्कस नहीं कर सकती। एंड इन दैट केस इफ प्रेसिडेंट थिंक्स कि कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि उसको एक्शन लेना जरूरी है, तब वो ऑर्डिनेंस पास करता है। एंड दिस ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 months। और अगर पार्लियामेंट इस ऑर्डिनेंस को सही मानती है तो वो उसको एक्ट के तौर पे पास कर देती है। देन द ऑर्डिनेंस बिकेम अ लॉ,
ठीक है। उसी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन थी, यहाँ पे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे तो इतना टाइम नहीं था लॉ पास करने के, जिसमें टाइम लगता था, ये बिल आएगा, फिर नेगोशिएशन होगी, डिस्कशन होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे लॉर्ड इरविन ने जो भी ऑर्डिनेंस पास किए थे पीसफुल प्रोटेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो इस पैक्ट के तहत वापस ले लिए गए थे। ठीक है। हाउएवर यही 5 प्रोविजंस थे इस पैक्ट के। गांधी जी की और भी डिमांड्स थी जो इरविन ने पूरी नहीं की, विच शोज द अपर हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द इंडियन रिप्रेजेंटेशन। कौन सी डिमांड थी? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला था भगत सिंह, सुखदेव को फांसी होने वाली थी, इन तीनों को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। तो गांधी जी ने बोला था कि आप इनकी जो डेथ ऑफ सेंटेंस है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्रीड एंड they were hanged till death. क्लियर हो गया? So as a part of this pact, the Congress participated in the round table conference. ठीक है। कंक्लूजन क्या हुआ इसका? पहले कभी पैक्ट साइन नहीं किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अभी क्यों किया? बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा मोमेंटम और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी और उसको रोकना ज़रूरी था ताकि वो मूवमेंट दूसरी कंट्रीज तक नहीं पहुंच जाए और ब्रिटिशर्स का चेहरा सामने नहीं आ जाए। पहले होता था ना हमारे देश में, बड़े जब स्लम एरिया से न्यूज़ में आता था कि कोई बाहर से एम्बेसडर आ रहा है तो वो स्लम एरियाज के बाहर वॉल्स या स्क्रीन्स लगाते थे उसको छुपाने के लिए, ताकि फॉरेन कंट्रीज को शायद असलियत ना पता चले। अब तो नहीं होता, पहले होता था, बड़ी बार न्यूज़ में भी आया रिसेंट थोड़े साल पहले। वो ऐसा करते थे जो गवर्नमेंट्स थी ना, अगर वो फेल हो जाती थी करने में तो वो स्लम एरियाज के बाहर ना बड़ी बड़ी वॉल्स खड़ी कर देते थे ताकि जो आ रहे हैं उनको दिखे नहीं पाए वाइल ट्रैवलिंग ऑन दी रोड। देखना न्यूज़ में अभी भी दिखेगा तुम्हें, पुरानी न्यूज़ में। ठीक है। तो उस टाइम पे असलियत छुपाने के लिए फॉरेन कंट्रीज के बाद बात चली जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगेगी गवर्नमेंट को। उसी तरीके से ताकि यहाँ पे भी फॉरेन कंट्रीज ब्रिटिशर्स का सही चेहरा नहीं जाने, तो ब्रिटिशर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया। एंड सेकेंड, they wanted Congress to participate in the round table conference to bring negotiations and to bring reforms. So Gandhi ji signed this pact. ये आपका था लॉर्ड इरविन पैक्ट। क्लियर हुआ? अब हम करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। हटा दूं? ठीक है। तो असली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या था? एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी? लेबर पार्टी, याद है? विच वॉज अ प्रो वेलफेयर पार्टी। ठीक है। एंड द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव, कुछ वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों किए गए थे ये कॉन्फ्रेंसेस? टू मेंटेन पीस एंड ब्रिंग रिफॉर्म्स। कॉन्फ्रेंस अभी भी हमारी काउंसिल्स वो होती है ना, मीटिंग्स होती है सारे स्टेट के सीएम्स की और प्राइम मिनिस्टर की, जब कोई अमेंडमेंट लानी होती है। ठीक है। उसी तरीके से ये कॉन्फ्रेंसेस किए जाते थे टू मेंटेन पीस इन द कंट्री एंड टू ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी। कितनी कॉन्फ्रेंसेस है? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। एक एक डेट कर लेते हैं। पहले फर्स्ट कब हुई थी? कांग्रेस सिर्फ सेकेंड में प्रेजेंट थी। ठीक है, याद रखना। फर्स्ट हुई थी बिटवीन नवंबर 12, 1930 टू जनवरी 1931. This was the first RCC. Then second happened between 7 September 1931 to 1 December 1931, and the last one was November 17, 1932 to December 24, 1932. So these were the
3 कॉन्फ्रेंसेस एंड देयर डेट, बहुत कम स्पैन में हुई है, करेक्ट। 1930 से 1932 के बीच में तीनों कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी। November 17, 1932 to December 24, 1932। बता दो। हम करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है सब फर्स्ट सेकंड पर पढ़ के चले जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड कोई पढ़ता ही नहीं है, पर पूछा जा सकता है, स्पेशली अगर आप लोगों ने यूपीएससी देना है। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट क्या है? 1930 ले लेते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? चल रही थी। इससे पहले ऐसा क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू करनी पड़ी? मूवमेंट नहीं है कोई। सोचो। कॉन्फ्रेंस की होता है जब कोई मैटर सामने आता है, करेक्ट। तो क्या हुआ होगा? बता दो। साइमन कमीशन आ चुका था। साइमन कमीशन 1-1.5 साल तो लगे होंगे उनको रिपोर्ट देने में। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था? दैट रिफॉर्म्स ऑफ 1919 have been not been able to bring that change which it ought to be। ठीक है, करेक्ट। साइमन कमीशन ने बोला था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आने में बहुत टाइम है। तो इस इनएजुकेसी को देख के, उनकी तब लेबर गवर्नमेंट आ गई थी, इलेक्शन हो गए थे 1929 में। तो इस इनएजुकेसी को या इस गवर्नमेंट के फेलियर को देखते हुए लेबर गवर्नमेंट के जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दैट वाज रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, इनके ऊपर नाम नहीं पड़ा है मैकडोनल्ड्स का, इनका बस नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम खुद से रिफॉर्म्स ला रहे हैं और वो इनटू इफेक्ट नहीं आ रहे या वो ये चेंज नहीं ला पा रहे जो हम चाहते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस शुरू करते हैं जिसमें हम इंडियन लीडर्स को या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स और हम क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं। सो ही वॉज द पर्सन हु डिसाइडेड टू होल्ड राउंड टेबल conferences and for the very first time the Indians and the Britishers met as equals। पहले कभी हुआ है ऑन टेबल डिस्कशन या ऑन टेबल नेगोशिएशन? नहीं। जब ऑन टेबल नेगोशिएशन हो रहा है या डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों पार्टीज क्या हो गई हैं? इक्वल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसी कोई इंसिडेंट बताओ जब इंडियंस और ब्रिटिशर्स इक्वल्स की तरह मिले, वो कौन सा है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस which started on 12th November 1930 and it began। और इसका क्या, इसको प्रिसाइड कौन करेगा? रामसे मैकडोनाल्ड, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। याद रखना, इसके आगे लिखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड आईएनसी ने पार्टिसिपेट ना करके अपना क्या लॉन्च किया? थोड़ा जोर से, ऐसे से मुझे ये वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। 1930 में कॉन्फ्रेंस हुई ना शुरू, तो आईएनसी ने बॉयकॉट किया क्योंकि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया था नेहरू रिपोर्ट के तहत। तो आईएनसी ने क्या लॉन्च किया? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। सेम डेट है, दिसंबर में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो आईएनसी in spite of participating in the first round table conference held their Lahore session of 1929 and adopted पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वो देखते हैं।
इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पहला ये. देन वी हैव मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड जस्टिस पार्टी. दिस वाज अ पार्टी ऑफ मद्रास. ठीक है, इन 4 पार्टीज ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. तो 2 इश्यूज जो मेजर इश्यूज इस टाइम पे डिस्कस हुए थे वो हुए थे एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर. क्या मतलब हुआ इस बात का कि एग्जीक्यूटिव पहले नहीं था रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटर को कि वो क्या डिसीजन ले रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, बट दे वांटेड कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. एंड सेकंड, B.R. अम्बेडकर भी प्रेजेंट थे, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स की डिमांड रखी थी, फॉर अनटचेबल्स रखी थी और उसको डिस्कस किया था. तो और भी बहुत सारे इश्यूज थे पर ये हमारे 2 मेजर इश्यूज हैं. ठीक है, एंड आउटकम इसमें ये था that they decided to bring federation in India because of the diversity of the India and the geographical location. ठीक है, और ये भी डिसाइड किया गया था कि सिर्फ डिफेंस और फाइनेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी आने वाले टाइम में, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंडियंस देखेंगे. हाउएवर दिस आउटकम नेवर केम इनटू इफेक्ट क्योंकि लेबर गवर्नमेंट बाद में डिसॉल्व हो गई थी. क्लियर हुआ. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेडरेशन लाने की कोशिश की थी इन्होंने 1930 में हुआ. तो फेडरेशन किस में लाने की कोशिश की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इट डिडंट केम इनटू प्रैक्टिस. क्लियर है. फर्स्ट सिंपल सी बात है, इश्यूज याद रखने हैं, किस किसने पार्टिसिपेट किया और ये याद रखना है. अब हमारा है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931 के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई थी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ INC बिकॉज ऑफ द साइनिंग ऑफ द लॉर्ड गांधी इरविन पैक्ट. और कौन कौन प्रेजेंट था? इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, देन वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके रिप्रेजेंटेटिव थे 2 थे, गांधी जी, एंड देन वी हैव इनके एसोसिएट मदन मोहन मलाविया. लेटर ही जॉइंड दी आजाद हिंद फौज. ठीक है, ये 2 मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स थे कांग्रेस के. देन वी हैव मुस्लिम लीग, उसके उनकी तरफ से आए थे जिन्ना और आगा खान. ठीक है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स INC गांधी जी एंड मदन मोहन मालवीय. देन मुस्लिम जिन्ना एंड आगा खान. और डिप्रेस क्लासेस, कौन आया था डिप्रेस क्लासेस से? B.R. अम्बेडकर. और वुमेन सरोजनी नायडू. So these were the representatives of India present during the second round table conference, which was early. The first one was boycotted by the Congress. ठीक है, गांधी जी इंडिया से इनवाइट किए गए थे and he was the sole representative of the Congress in the second round table conference, but he decided to bring मदन मोहन मालवीय एज हिज एसोसिएट. ठीक है, इस फैक्ट के कहे पहले तो सिविल डिसोबीडियंस बंद की उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया. उसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, बट ही रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड बिकॉज जो वो चाहते थे रिफॉर्म लाना या चेंज लाना वो नहीं ला पाया. क्यों? क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के 2 हफ्ते पहले ही लेबर गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी. ठीक है, क्लियर. और जब BR सेकेंड रीजन, पहला रीजन यही था कि लेबर गवर्नमेंट खत्म हो गई थी 2 वीक्स बिफोर द कॉन्फ्रेंस. सेकेंड रीजन था क्यों गांधी जी उठ के गए थे? यस, क्लैश विद B.R. अम्बेडकर बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. एंड सेकेंडली ये हुआ कि ब्रिटिश ने ये डिमांड उनकी एक्सेप्ट कर ली थी और गांधी जी को लगा कि ये सबसे गलत चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, बिकॉज इट विल नेवर हेल्प द अनटचेबल्स टू इंटीग्रेट इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. तो गांधी जी ने बोला हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, हमें क्या चाहिए? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और आज़ादी. ठीक है, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिकेम अ फेलियर. इसका कोई आउटकम नहीं आया, कुछ नहीं हुआ. हाँ, कम्युनल अवार्ड आया, वो हम बाद में करेंगे.
इसका कोई आउटकम नहीं था क्योंकि जो लीडर्स प्रेजेंट थे उनके अमंग ही डिसएग्रीमेंट हो चुकी थी। ठीक है, इंडियंस आपस में ही लड़ रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या आउटकम देगी? सो इट एंडेड विद नो पर्टिकुलर आउटकम बिकॉज ऑफ द मेजरली बिकॉज ऑफ द क्लैश बिटवीन बी.आर. अम्बेडकर एंड गांधी जी। तो सेकेंड राउंड टेबल दो रीजन की वजह से फेमस है। पहला कि बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे एंड सेकेंड वाज द क्लैश विद द बी.आर. अम्बेडकर। क्लियर हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हम करेंगे थर्ड। November 17, 1932 to December 24, 1932 के बीच में कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में ना इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी ना गांधी जी आई थी। 1932 क्यों नहीं आई होगी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिवाइज की थी, लॉन्च किया था ना गांधी जी ने 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वो क्यों नहीं चली थी? पहला रीजन क्या किया था? हाँ वो तो रीजन तो सही है, यहाँ पे क्या दुख है? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर इम्प्रिजन्ड, इसलिए वो इन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 46 डेलीगेट्स यानी कि सिर्फ 46 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे। किस किस ने पार्टिसिपेट किया होगा? डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, देन वी हैव यूरोपियंस, लेबर ग्रुप एंड एंग्लो इंडियंस। ठीक है, इन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। जिन्ना और आगा खान भी इस कॉन्फ्रेंस पे गए थे और बी.आर. अम्बेडकर भी प्रेजेंट थे क्योंकि उनको तो डिमांड चाहिए थी अपनी फुलफिल होते हुए। सो दे वर प्रेजेंट इन दी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिपोर्ट्स पे डिस्कशन हुई जो कि बनाई गई थी ड्यूरिंग दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस बनी थी तो कोई डिसीजन लेना है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस करेगी, फिर कमिटीज बनाती है छोटी छोटी उस पर्टिकुलर डिसीजन पे रिसर्च करने के लिए, फिर उस डिसीजन को लिया जाता है। उसी तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ कमिटीज बनाई गई थी जिनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी और उन्हीं रिपोर्ट्स पे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कशन हुआ था। एंड इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो था प्रोग्रेसिव प्रोविजंस लाने का। प्रोग्रेसिव प्रोविजंस क्या हुए? प्रोग्रेसिव क्या होता है? इंडियंस ने प्रोग्रेसिव प्रोविजंस लाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला था। प्रोग्रेसिव क्या होता है? आगे बढ़ना। रिग्रेसिव क्या होता है? पीछे जाना। तो प्रोग्रेसिव प्रोविजंस जब इंडियंस लाने के लिए बोलेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे ये प्रोविजन या ये डिमांड रिजेक्ट कर दी। फर्दर बिल ऑफ राइट्स ये लाने का सोचा गया था बट उन्होंने ये भी पोस्टपोन कर दिया। बिल ऑफ राइट्स मतलब कि एक ऐसा बिल लाओ जिसमें आप हर इंडियन को कुछ पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड करो। क्लियर हुआ क्या डिस्कस हुआ था? अब हम देखेंगे इसका आउटकम। ठीक है, सो जितने भी प्रपोजल्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लिखे गए थे इंडियंस के द्वारा और ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको लिखा गया और उनको एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया जिसको हम बोलते हैं वाइट पेपर इन 1933। ठीक है, जैसे जज होता है ना, केस सुन रहा होता है साथ में लिखता जाता है, उसी तरीके से इन प्रपोजल्स को भी एक रिपोर्ट में लिखा गया जिसको बोलते हैं white paper, which was later debated in the British Parliament, and on the basis of these proposals British government enacted Government of India Act 1935। ये पॉइंट्स आप भूल जाते हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जितने भी प्रपोजल्स या प्रोविजंस डिस्कस किए गए थे उनको बाद में लिखा गया था वाइट पेपर पे और उस वाइट पेपर को ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था और उस वाइट पेपर के बिहाफ पे या बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाई गई थी।
क्लियर हुआ? अगर आपसे अब कोई पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बेसिस क्या है, आप बोल सकते हो व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर का बेसिस क्या है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द रिपोर्ट्स ऑफ द सब कमिटीज विच वर डिस्कस्ड ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस। क्लियर हुआ? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट का आउटकम क्या था कि उन्होंने फेडरेशन लाने की सोची। सेकंड तक लेबर गवर्नमेंट खत्म हो गई थी, तो सेकंड का कोई आउटकम नहीं आ पाया ड्यू टू द क्लैश ऑफ बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी। एंड थर्ड का जो आउटकम क्या है, हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, विच वॉज एनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट पेपर 1933। मतलब जितने भी प्रोविजंस इस दौरान डिस्कस किए गए थे वो सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाए गए थे, जो सबसे बड़ी एक्ट है और जो सबसे लेंथीएस्ट एक्ट है। क्लियर हुआ है यहाँ तक? कोई डाउट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? ये तुम्हारे पेपर, तुम भी थक जाती हो लास्ट क्वेश्चन तक। स्पीड बढ़ाओ, काम आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कम्युनल अवार्ड। Communal Award 1932. It was created by British Prime Minister Ramsay MacDonald during his reign on 16th August 1932 को इन्होंने ये क्रिएट किया था। इसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैकडोनल्ड अवार्ड आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। इसका क्या बेसिस था? इट वॉज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विच रिजल्टेड फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ, जब बी आर अम्बेडकर ने ये डिमांड रखी थी। इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, स्पेशली दी डिप्रेस्ड क्लासेस विच आर नोन एज अनटचेबल्स, ठीक है। तो अब ये रामसे ने ये क्यों लाया? बिकॉज रामसे बोलता था कि मैं इंडियंस का दोस्त हूँ और मैं इंडियंस की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, और इंडियंस की प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन उसके हिसाब से क्या था कि हर माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिले, हर माइनॉरिटी को स्पेसिफिक नंबर ऑफ सीट्स मिले अपनी लेजिस्लेटिव में, और वो कहाँ से चूज होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि अगर वो जनरल इलेक्टोरेट से खड़ा होगा तो जनरल वाले लोग वोट नहीं करेंगे, पर अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट से खड़ा होगा तो उसको वोट मिलेंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट से खड़ा होना मतलब कि जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उनका एक अपना लीडर पक्का होगा ही होगा, अगर नहीं होता तो उनको ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे कोई बहुत ही माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जब तक उसका लीडर नहीं खड़ा होता तो क्या उसकी डिमांड पहुंचेगी गवर्नमेंट के पास? नहीं। तो लीडर होना बहुत जरूरी है। तो लीडर्स तो थे, अब उन लीडर्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी, और उस टाइम पे इंडिया की जो सोसाइटी के डायनामिक्स थे उसमें वो जनरल इलेक्टोरेट में नहीं जीत पाते, इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया ताकि हर माइनॉरिटी की अपनी स्पेसिफिक सीट्स हो इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर हुआ? अब कौन कौन सी माइनॉरिटीज इसमें आई है हम वो देखते हैं, ठीक है। पहले किस किस के पास था? मुस्लिम्स, देन वी हैव यूरोपियंस, ठीक है, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, वो भी मिनॉरिटी में थे। इंडियन क्रिश्चियंस का मतलब क्या हुआ? जो कन्वर्ट थे, ठीक है। क्रिश्चियनिटी ओरिजिनल तो हमारे देश में नहीं थी, कन्वर्ट्स ही थे सारे। एंड एंग्लो इंडियंस, वो जो आधे यूरोपियंस थे और आधे इंडियन थे, आधे कोई और थे और आधे इंडियन थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वुमेन एंड मराठास। इन सबके पास पहले से सेपरेट इलेक्टोरेट था और हर किसी को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ देयर कम्युनिटी सीट्स दी जाती थी। सीट्स देने का क्या मतलब हुआ? जैसे आज के टाइम पे किसके बेसिस पे सीट्स दी जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। जिसकी जहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है और वहाँ पे ज्यादा सीट्स होती है। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू में कम कंपैरेटिवली, ठीक है। अब तो जम्मू की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, 7th नंबर पे आ गया था जम्मू पिछली बार जो सेंसस हुआ था, पिछली बार की बात है शायद, एक बार चेक कर लेना सेंसस का डेटा ना, क्योंकि बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो
उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। उस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स हैं, उनकी 20% पॉपुलेशन है एक जगह पे, ठीक है, 100 में से 20% पॉपुलेशन है, हम सोच लेते हैं हर 10% पे एक सीट मिल रही है, करेक्ट, तो इनको कितनी मिलेंगी, 2, तो 2 सीट्स इनकी होगी और इनको इन्हीं के लोग वोट करेंगे, मतलब 10 लीडर खड़े हो गए दलित के, तो सिर्फ दलित ही उनको वोट कर सकते हैं, और जो उसमें से सिलेक्ट होगा उसको उसमें से एक सीट मिल जाएगी, उसी तरीके से दूसरे को। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट्स को बांटा जाता था, उनकी कोई अलग से सीट्स नहीं होती थी। अगर टोटल सीट 20 है, ठीक है, 20 सीट्स हैं, 100% पॉपुलेशन है, हम 20 ले लेते हैं, तो पर 10% कितनी होगी, 2, और 20% हमारे मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स को कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी इसमें से ही, पर उस सीट्स के लिए जो वोट करेंगे सिर्फ उन्हीं के लोग करेंगे। क्लियर हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट। वैसे ही आज के टाइम पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी, हम दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी होगी है कहीं और आप चेंज नहीं करवाते हो सब कुछ, तो आप वहां से वोट नहीं कर सकते हो। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे आपका आधार कार्ड है, वोटर एनरोलमेंट है, आप वहीं से वोट कर सकते हो। जैसे मेरा वार्ड वहाँ पे छन्नी में, तो मैं वहीं से वोट कर सकती हूँ, मैं कहीं और वोट नहीं कर सकती, ठीक है। तभी तो बड़े सारे लोग जैसे उधमपुर के यहाँ आए होते हैं, है ना, शादियाँ उदियाँ होती है पढ़ने, तो वो वापस जाते हैं वोट करने, ठीक है। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलेशन को बांटा जाता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक कम्युनिटी के बेसिस पे उनको सीट्स एलोकेट की जाती है। नेक्स्ट कम्स द दलित्स, हु वर कंसीडर्ड एज द माइनॉरिटी सेक्शंस। क्लियर हुआ यहाँ पे कैसे इन्होंने डिवाइड किया। फर्दर कुछ और क्लासेस भी थी जिनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहे थे उस टाइम पे, जैसे हमारे लेबर हो गए, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, हमारे बिजनेस कम्युनिटीज होगी, इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट खड़े किए जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो सिस्टम्स क्लियर है ना, क्या होता है, पार्लियामेंट री इलेक्शन, ठीक है, जिसमें हम अपना क्या इलेक्ट करते हैं, MP MLA, yes, MP belonging to a particular political party डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, और ये ज़्यादातर ज़्यादा एरिया में आता है। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर, पहले हमारा देश होता है ऐसे डिवाइड। सेकेंड इज स्टेट लेवल, स्टेट लेजिस्लेटिव, क्या इलेक्ट होगा, MLA। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको हम बोलते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। देन देयर आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और पंचायत, यहाँ पे होते हैं वार्ड्स। मैंने पहली बार वार्ड के इलेक्शन में ही वोट किया था, ठीक है, किया, तुम लोगों ने भी उसी में किया होगा, है ना, क्योंकि जम्मू में और तो 2 ही हुए हैं तब से, जब से सबकी एज हुई होगी, सबसे पहले सबने वार्ड का ही किया होगा वोट, ठीक है। वार्ड क्या होता है, जैसे हम रह रहे हैं, हमारी अब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फर्दर डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और उस हर वार्ड का एक लीडर होता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनता है और उसके सीवेज, सैनिटेशन, पब्लिक पार्क्स जैसी चीज़ों को हैंडल करता है। क्लियर हुआ, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम पे कम्युनिटी के बेसिस पे ये चीज़ें डिवाइड की जाती थी, ठीक है। अब जैसे ट्रेड यूनियन होते हैं, मार्केट इलेक्शंस होते हैं, सुना है, मार्केट यूनियन होती है ना, जैसे लगदत्था बाजार है, वहाँ पे ज्वेलर्स की मार्केट यूनियन है, उसी तरीके से हर मार्केट की अपनी यूनियन होती है और उनके भी इलेक्शंस होते हैं और वो लीडर डिसाइड करते हैं, और मतलब वो लीडर चूज करते हैं। एक लीडर होता है प्रेसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट, और एक सेक्रेटरी होता है जो चूज किया जाता है, हर मार्केट में होता है, ठीक है। जो बिजनेस फैमिली से उनको तो पता ही होगा। और फुल फ्लेज इलेक्शन होते हैं, वो जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जैसे अब इलेक्शंस होते हैं, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्युनिटी वाइज इलेक्टोरेट बांट देती थी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है वुमेन। हर प्रोविंस में एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, हर प्रोविंस में 3% सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई। आज के टाइम पे पार्लियामेंट ने भी बिल पास कर दिया रिजर्वेशन ऑफ वुमेन का, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ तक मिटा दूं, रिलेट करोगे तो करंट भी समझ आ जाएगा, जल्दी लर्न हो जाएगा, और पुराना भी जल्दी लर्न होगा, ठीक है। सेकंड
जो पुअर सेक्शंस थी उनको दिया जाता था डबल वोट। क्या मतलब हुआ डबल वोट का? हाँ, 2 बार वोट करेंगे कैसे? आज के टाइम पे सबके पास एक ही वोट है क्योंकि एक ही इलेक्टोरेट है। उस टाइम पे कितने इलेक्टोरेट थे? 2। कौन कौन से? एक जो हमारे सेपरेट थे और एक जो हमारे जनरल थे। ठीक है, 2 तरीके के इलेक्टोरेट, सेपरेट जो सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड थे और जनरल जिसे सब करते थे। तो पुअर के पास था डबल वोट, 1 फ्रॉम सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द सेकंड 1 फ्रॉम जनरल इलेक्टोरेट। तो मतलब पुअर है, मतलब फॉर एग्जांपल हम दलित हैं, मैं दलित हूँ, मेरे पास सेपरेट इलेक्टोरेट है, मैं अपने सेपरेट इलेक्टोरेट से अपना दलित लीडर भी चूज कर सकती हूँ और फिर मैं जनरल इलेक्टोरेट से अपना जनरल लीडर भी इलेक्ट कर सकती हूँ। क्लियर हुआ? उस तरीके से पुअर को वोट करने का हक दिया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कम्युनल अवार्ड का हम देखेंगे अब रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। पहला देखेंगे हम कांग्रेस। कांग्रेस क्या बोलेगी? कांग्रेस ने सबसे पहले बोला कि कोई उनका कोई अवार्ड शवार्ड नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, ये क्या है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, तो उन्होंने इस सेपरेट इलेक्टोरेट को जो दलित को दिया गया था, स्पेशली पहले भी उन्होंने रिवॉल्ट तो किया ही था मुस्लिम्स वगैरह को जब मिला था, पर जब दलित को दिया गया था उन्होंने काफ़ी हद तक इसको अपोज किया, बट ना उन्होंने एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया। सो कांग्रेस नाइदर एक्सेप्टेड इट नॉर रिजेक्टेड इट बट अपोज्ड इट। देन कम्स गांधी जी। गांधी जी तो सबसे ज्यादा खिलाफ थे क्योंकि वो तो पहले से कोशिश कर रहे थे ना कि दलित इंटीग्रेट हो जाए इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो गांधी जी ने बोला कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम आया है, इट इज एन अटैक ऑन आर यूनिटी, ऑन आर नेशनलिज्म। ये हमारे यूनिटी और हमारे नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए आया है। हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है बल्कि हमें ये नुकसान कर रहा है। तो वो उन्होंने सेकेंडली ये बोला कि अगर हम दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो उनकी तो अपनी दुनिया हो जाएगी ना, उनका अपना वर्ल्ड होगा, तो वो कभी भी सोसाइटी से नहीं जुड़ पाएंगे और जब तक वो सोसाइटी से नहीं जुड़ेंगे तब तक अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी। दलित लीडर जितना मर्जी रिफॉर्म ले आए, कभी वो ब्राह्मण को चेंज कर पाएगा? जो ब्राह्मण की कंजर्वेटिव माइंड्स होते हैं उनको वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि दलित, उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि दलित जो होते हैं उनको हमें जॉइंट और वाइडर इलेक्टोरेट सबके साथ इलेक्ट करना है एक ही साथ थ्रू दी कौन सी फ्रेंचाइजी है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हम यूनिवर्सल सफरेज भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, आप क्या दो? रिजर्वेशन। ठीक है, सो ही वाज इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। 2 रीजन है, यूनिटी, नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ दलित एंड एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट कांग्रेस और गांधी जी के रिस्पॉन्स में? अब हम करेंगे अंबेडकर जी का रिस्पॉन्स। रिजर्वेशन वाज अ टेम्पररी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पता है, पर उसको कभी खारिज नहीं किया गया। तब तक लाने के लिए बोला था जब तक हालात नहीं सुधरते। अब फायदा उठाया जा रहा है। नहीं 2 इयर्स थोड़े कम हो गए। 2-3 सेंचुरी से चली आ रही चीज तुम 2 सालों में कैसे? 20-30 सालों के लिए बोला था उन्होंने। 20 साल थे आई थिंक, 20 बोला होगा। 2 इयर्स तो नहीं हो सकता, 2 इयर्स में गवर्नमेंट के प्लान्स नहीं खत्म होते हैं क्योंकि किसी ने एक्ट नहीं किया ना खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए आर्टिकल 370 लाया था, खत्म किया गया एक्ट लाके, दंगे हो जाते। कितनी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, तुम किसी को फेवर मिल रहा है तुम छीन लोगे, दंगे हो जाएंगे। एंड एवरी गवर्नमेंट इज स्केयर्ड टू लूज इट्स पोजीशन। सबसे पहला रीजन, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनटू बिजनेस थी, इंडस्ट्रीज थी,
ठीक है, यहाँ से नीचे चले जाओ, दिल्ली ये यूपी और यूपी मध्य प्रदेश क्रॉस करो, कोई गवर्नमेंट जॉब पूछता भी नहीं, यहाँ प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। इसने मूवी देखी है, पता था मुझे मूवी का जिक्र करेगी, बड़ा एग्जैगरेट किया है मूवी में, पर पता है दंगे हो जाएंगे ना, गवर्नमेंट करेगी ही नहीं। पॉइंट ये है कि ये आराम से रिमूव हो सकता है, एकदम से रिमूव नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, 50% है ना, 55 है, 55 है कि 60 हो गया, अब 40 कर दो, 30 कर दो, महंगे हो जाएंगे देश में भाई, कोई गवर्नमेंट क्यों करेगी, सिविल वॉर जैसी चीज शुरू हो जाएगी हमारे देश में, इतने यूनियंस हैं। ठीक है, पहला दंगे और दूसरा वोट बैंक, रियली बिलीव, मैंने बोला नहीं ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है थोड़े सालों बाद जनरल वालों को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी ना, फिर हट जाएगी बाकी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं यार, इट इज ओके, बड़ी जगहों पे नहीं भी होती है, अब सीए में नहीं है, सीए एक इकलौता पेपर है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, गवर्नमेंट लगती है ना, उससे पेपर देना पड़ता है, प्राइवेट है, हाँ आर्टिकलशिप करो, अपनी फर्म खोलो, है तो प्राइवेट है, पर मुश्किल होता है उसका पेपर, अगर आपने 2 साल क्रॉस कर लिए और आपका दूसरे साल वाला पेपर फेल हो जाता है, आप वापस फर्स्ट पे आते हो। हाँ हाँ, अगर आप उसमें लेवल्स होते हैं ना, अगर आपको दूसरा ट्रेनिंग हो, आपको शुरू से देना पड़ता है, आई थिंक एक जगह है ऐसा, पता नहीं इसमें है, फिर हमें फिर से देना पड़ता है। कुछ नहीं होता है, चलता है, ऐसा नहीं है, सारे रिजर्वेशन वाले ही निकालते हैं, जनरल वालों के भी निकलते हैं, टॉपर्स देख लो, पिछली बार तो टॉपर्स तो जनरल कैटेगरी के थे। इट डिपेंड्स ऑन योर मेहनत, 99% मेहनत, 1% लक, लक बहुत मैटर करता है इस चीज़ों में, पूजा शूजा किया करो। ठीक है, रोज उठ के, वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स थी ना, उसमें वो एक होता है ना, वो पूजा ही करते रहता है, यहाँ पूजा वहाँ पूजा, है ना, वैसा बन जाओ, मजाक कर रही हूँ, सही बात है। कहाँ थी मैं यार, अम्बेडकर जी क्या करेंगे, सपोर्ट, अम्बेडकर जी सपोर्टेड दी कम्युनल अवार्ड, तो अम्बेडकर जी ने इस टाइम पे ये जस्टिफिकेशन दी कि जब मुस्लिम्स को दिया गया, जब सिख्स को दिया गया, जब सबको दिया गया, तब गांधी जी ने कुछ नहीं बोला, तो जब हमें दिया जा रहा है तो हम क्यों करें, तो गांधी जी जानबूझ के हमें नहीं देना चाहते, दिस वॉज द जस्टिफिकेशन गिवन बाय अम्बेडकर फॉर द कम्युनल अवार्ड एंड द रिस्पॉन्स ऑफ गांधी जी। तो हम ऑन दी होल कैसे कंक्लूड करेंगे कम्युनल अवार्ड का, कि एक पॉलिसी थी, डेलिब्रेट पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो लाई गई थी हमारे देश में यूनिटी और जो नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ रहा था उसको तोड़ने के लिए और लोगों को डिवाइड करने में, क्योंकि वो शुरू से ये करते थे, किंग्स हर जगह उन्होंने ये की, तो ये भी उन्होंने जानबूझ के ही किया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज पूना पैक्ट ऑफ 1932। किसी ने पढ़ी 10th की बुक? ठीक है, पूना पैक्ट 1932 was signed between गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर पे ऐसे लिख लेना, ठीक है,
गांधी जी पे तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया, बी आर अम्बेडकर पे लिख लेना। उन्होंने पढ़ाई की थी ना बाहर से, कहाँ से पढ़ के आए थे, कहाँ पैदा हुए थे, सब। इनके ऊपर एक सीरियल भी आया था, बहुत अच्छा था वो, छोटे होते। ठीक है, बी आर अम्बेडकर पे ऐसे लिख लेना। पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी ऑन September 24, 1932 एट येरावाड़ा जेल। गांधी जी उस टाइम पे जेल में थे, उस टाइम पे पूना पैक्ट साइन किया गया था, जिसका बैकग्राउंड क्या था, कम्युनल अवार्ड 1932। ठीक है, तो गांधी जी ने किसके बिहाफ पे साइन किया, ठीक है, गांधी जी क्योंकि जेल में थे तो उनके बिहाफ पे मदन मोहन, साइन दोनों के बीच में था, साइन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने, ऑन दी बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे साइन किया है ना, एक तो इनको ऑब्वियसली गांधी जी जेल में थे, ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी, एंड सेकंड हिंदूस ने एक्सप्लॉइट किया था ना दलित को। अब जब पैक्ट होगा तो हिंदू से दलित के बीच में होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ हिंदूस एंड गांधी जी, बिकॉज गांधी जी ने जेल में भूख हड़ताल यानी कि फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक या तो ये चीज खत्म नहीं होगी या तो मैं मेरी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। मदन मोहन मालवीय ने क्यों साइन किया था, बिकॉज गांधी जी वॉज इन जेल, उनसे बात तो हो सकती थी पर वो साइन सुइन नहीं कर सकते थे। अब हुआ क्या, क्यों हुआ था, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त 16 को कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया था, जिसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया डिप्रेस क्लासेस को, मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को और इंडियन क्रिश्चियन को। ठीक है, इससे पहले मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ चुका था, करेक्ट, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ने पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, देन क्या आया था, मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसने और ज्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट दिया एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को। तो महात्मा गांधी वॉज वेरी अगेंस्ट दिस कम्युनल अवार्ड, और इस अवार्ड को उन्होंने डिवाइड एंड रूल मांगना, और उन्होंने ये माना कि जब ये अवार्ड इनटू इफेक्ट आ जाएगा तो हमारी जो नेशनल मूवमेंट है वो वीक हो जाएगी। और बी आर अम्बेडकर उस टाइम पे अवार्ड के सपोर्ट में थे, बिकॉज उनको लगता था कि दलित के हालात अब तभी सुधरेंगे जब उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कब मिलेगी, जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा। पर काफी ज्यादा नेगोशिएशन किए गए बी आर अम्बेडकर के साथ, एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू साइन दी पूना पैक्ट ऑफ 1932, जिसका मेन प्रोविजन क्या था, विड्रॉल ऑफ द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो बी आर अम्बेडकर रिटर्न में कुछ दिया होगा दलित के लिए, तभी उन्होंने माना। लेट्स स्टडी दी प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट। ठीक है, पहला, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, आउट ऑफ द जनरल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट से नहीं, जनरल इलेक्टोरेट से ही सीट्स हमें रिजर्व कर दो। ठीक है, सेकंड इज इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर 18% ऑफ द सीट्स allocated to the British India shall be reserved for the depressed classes। मतलब जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसमें जितनी भी सीट्स ब्रिटिश इंडिया की है, यानी कि वो स्टेट्स जो इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें से जो 18% सीट है वो किसकी होनी चाहिए, दलित की। 18% सीट किसकी होनी चाहिए, दलित की। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले कितनी सीट्स थी उनके पास, 71, अब वो सीट्स कितनी बढ़ा दो आप, 147 इन दी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, फोर्थ पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया। अब उनको दूसरा क्या रिफॉर्म चाहिए था, एजुकेशन। ठीक है, तो जितना एजुकेशन ग्रांट आ रहा है, एजुकेशन ग्रांट मतलब जितना पैसा एजुकेशन फंड या एजुकेशन डेवलप करने के लिए आ रहा है, उसमें से कुछ फंड स्पेसिफिकली सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रखा जाएगा और उन्हीं की एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। सो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट which provided the Dalit with political as well as educational reforms। क्लियर हुआ, पक्की बात है, कोई डाउट पूना पैक्ट में। अब हम करेंगे इसका सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस होगा पूना पैक्ट का, मिटा दूं,
तो चलो आउटकम हुआ। पूना पैक्ट मदन मोहन मालवीय ने किसके बिहाफ पे साइन किया था? हिंदूज। सो इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट अब साइन हुआ है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है। सो पहली बार, क्योंकि कांग्रेस में लीडर्स तो अपर क्लास ही थे हिंदू के, तो पहली बार हिंदूस ने, अपर क्लास हिंदूस ने ये एक्सेप्ट किया कि जो दलित्स हैं दे आर द मोस्ट डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द और द डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड दे नीड इम्प्रूवमेंट। पहली बार, वरना वो कभी नहीं करते थे। सेकेंड, पहली बार पूना पैक्ट was signed between Gandhi ji and B.R. Ambedkar, correct? So B.R. Ambedkar was accepted as the leader of Dalits. Officially B.R. Ambedkar को दलित्स का लीडर मान लिया गया। And last is, the third is, the whole country was made responsible for the upliftment of the Dalit. अब तुम्हारी स्टेट में रिजर्वेशन दी है, मतलब तुम्हारी एक्सेप्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स बिलीव, है ना, हमारी एक्सेप्टेंस है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं इनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पूना पैक्ट, विच इज नाउ कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफर्मेटिव, which is now the precursor to the world's largest affirmative program, that is the reservation in legislature, public services and educational institutions of the independent India. अगर पूना पैक्ट साइन नहीं होता तो शायद हमारे देश में जितनी रिजर्वेशन है वो नहीं होती, and it became the foundation of the reservation system in India, which is the world's largest affirmative program. ठीक है, affirmative मतलब पॉजिटिव, वेलफेयर की तरफ। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर कोई तुमसे पूछे कि आप किसको प्रीकर्सर मानोगे रिजर्वेशन का, इंटरव्यू में पूछ ले, तो तुम बोल सकते हो पूना पैक्ट। क्लियर? पूना पैक्ट क्लियर हो गया। इसके साथ तुम्हारा जो 1928 से 34 का पीरियड है वो खत्म होता है। कोई डाउट है इस पीरियड में? सीडीएम पहले क्या पढ़ा हमने? नेहरू रिपोर्ट, जिन्नास 14 पॉइंट, सीडीएम, पार्टिसिपेशन ऑफ द सीडीएम, लिमिटेशंस, Gandhi Irwin Pact, then we had round table conference and now the communal award and the Pune Pact. उसी क्रोनोलॉजी में बताया जो रिजल्ट और बैकग्राउंड के साथ है, कम्युनल अवार्ड, बैकग्राउंड ऑफ पूना पैक्ट। ठीक है, बुक्स में तुम्हें एक साथ मिलेगा मिक्स करके, और ज़्यादा डिटेल में भी नहीं मिलती ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, ये तुम्हें करने पड़ेंगे। क्लियर? अब हम शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उस टाइम पे सिचुएशन बहुत खराब थी दलित्स की। ठीक है, उस टाइम पे रिजर्वेशन देना जरूरी था। आज भी हमारे देश में भेदभाव होता है, केसेस आते हैं सामने दलित्स को लेके कभी कभी, स्पेशली बिहार, यूपी, यहाँ से आते हैं। ठीक है, क्लियर? शुरू करें। फ्रीडम स्ट्रगल, लास्ट फेज, जिसमें हम करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, provincial elections of 1937, World War II and national movement, August mission, Cripps mission, cabinet mission, Quit India movement, ये सारा चीज़ हम इसमें करेंगे। लास्ट इज माउंटबेटन प्लान एंड द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तुम्हारी लास्ट एक्ट। ठीक है, मिटा दो। सबसे पहले करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या था इसका फाउंडेशन? अभी किया हमने, third round table conference, and the outcome was in the form of white paper which was published in 1935.
1933 and on the basis of the provisions of this white paper government enacted the Government of India Act 1935. ठीक है, इसमें तुम जब फाउंडेशन लिखोगे या बैकग्राउंड लिखोगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये एक्ट पहला तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से लाई गई थी एंड सेकंड द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बढ़ती जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट को ये एक्ट इनैक्ट करनी पड़ी विच प्रोमिस्ड representative government because it increased representations in various aspects and sectors. ठीक है, ठीक है, ये एक्ट 24 जुलाई 1935 को इसको एसेंट मिला था। एसेंट कौन देता है? रॉयल एसेंट मिलता है क्वीन की तरफ से, क्वीन किंग जो भी होता है, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1937। 2 साल बाद ये इफेक्ट में आया, पर हम 1935 इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट वॉज पास्ड इन दिस ईयर। ठीक है, एंड इट मार्क्ड अ न्यू टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। और ये तब तक, कब तक था ये चालू था? पढ़ा है ना एक्ट? एक्ट सारी कर ली ना? इंडिपेंडेंस एक्ट की है, कब तक चालू था ये? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, कब तक था फिर ये चालू? मैं मारूंगी 26 जनवरी 1950। हमारा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इफेक्ट नहीं आया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 रोल थे, बताया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 रोल्स परफॉर्म किए जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। क्या? वो तो हो गया फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, यस, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए कुछ तो चाहिए ना रूल करने के लिए। अभी पार्लियामेंट किसके बेस पे रूल कर रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे कुछ चाहिए था रूल करने के लिए, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उन्होंने देश चलाया, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इफेक्ट नहीं आया। समझ आया क्या बात? मतलब लास्ट एक्ट यही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नेंस के रिगार्डिंग लाई थी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थी वो तो आज़ादी के रिगार्डिंग थी, उसमें कोई और प्रोविजन था ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 3-3.5 साल। तो उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही थी सिर्फ जो थी, तो उसने पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट किया, पर पार्लियामेंट को भी तो लॉज चाहिए ना, एक बंदा कुछ बोलेगा नहीं तो दूसरा बंदा कुछ बोलेगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ही ये आ चुका था कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता और इनटू इफेक्ट नहीं आता, तब तक इंडिया की जो गवर्नेंस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की जाएगी। क्लियर हुआ? क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क चाहिए ना एक साथ देश को चलाने के लिए, तो वो फ्रेमवर्क कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, हाउएवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही प्रोविजन जो एक्सेप्ट करती थी वही चलाती थी। क्लियर हुआ? अगर कोई अब तुमसे पूछे कि 1947 से 50 के बीच में हमारा देश कैसे चला है, सो इट वाज ruled on the basis of Government of India Act 1935, which was the last governance related act enacted by the British government. Clear? कोई डाउट यहाँ पे? अब लक्ष्मीकांत ने करनी शुरू की तुमने, ठीक है? हम करेंगे provisions. So it was the second milestone towards the establishment of responsible government. पहला कौन सा था? Government of India Act 1919. It is a very lengthy and detailed report जिसमें 321 sections है and 10 schedules है। ठीक है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये। 321 sections बहुत ज़्यादा होती है एक एक्ट के लिए, करेक्ट? It is the lengthiest act enacted by the British government. ठीक है, अब हम इसके करेंगे प्रोविजंस। फाउंडेशन समझ आया, फ्यूचर रोल समझ आया, ठीक है? पहला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन, याद है? ठीक है, फेडरेशन में क्या था? एक तो सेंटर तो होता ही है। इस फेडरेशन में
प्रोविंसेस भी है और दूसरे क्या थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, बोथ फॉर्म द पार्ट ऑफ द फेडरेशन। और इसके तहत इंडियन सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया था। कौन सा है, पहले आएगी हमारी फेडरल लिस्ट विच वाज गवर्नड और रूल्ड ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, 59 आइटम्स थी इसमें। देन हमारी आ गई प्रोविंशियल लिस्ट विच वाज हैंडल ओवर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कितने सब्जेक्ट्स थे, 54। एंड देन वी हैड द concurrent list which had only 36 items which were handled by the both, ठीक है। बट रेजिडुअरी पावर्स किसके पास थी, वॉइस रॉय के पास, ठीक है। यहाँ पे रेजिडुअरी पावर्स ना सेंटर के पास है ना प्रोविजन के पास है, किसके पास है, वॉइस रॉय के पास। पर ये फीचर कभी भी इनटू प्रैक्टिस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो वो कभी भी प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट्स को और स्टेट्स को बाइफरकेट ही नहीं कर पाए। क्लियर हुआ, फर्स्ट प्रोविजन फेडरेशन है, प्रोविंस और आईपीएस। अगर मैं बोलूँ, मैंने अगर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, अगर 10 स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट बनाने से मना करती, फेडरेशन खत्म हो गई वहाँ पे, उसी तरीके से इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ने भी मना कर दिया, जिसकी वजह से ये फीचर कभी इनटू इफेक्ट नहीं आया। पर यहाँ पे याद रखना रेजिडुअरी पावर्स वॉइस रॉय के पास है, ठीक है। किस तो जैसे आज के टाइम पे रेजिडुअरी पावर्स मतलब अब इस पे जो भी फैसला लेगा वो कौन लेगा, वॉइस रॉय अकेला, और कोई नहीं ले सकता। जैसे आज के टाइम पे रेजिडुअरी पावर्स दोनों के पास है, पर चल अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा तो किसका डिसीजन प्रिवेल करता है, सेंटर का। उसी तरीके से यहाँ पे वॉइस रॉय के पास है कि बची हुई पावर उनको नहीं समझ आया वो कैसे देनी है। प्रोविंशियल स्टेट वो स्टेट्स थी जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी डायरेक्ट। इंडियन प्रिंसली स्टेट वो थी जहाँ राजा महाराजा, जैसे हमारे जम्मू, हैदराबाद, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम पे 3 तरीके की स्टेट्स थी। एक आ गई हमारी गवर्नर स्टेट्स, ठीक है। देन वी हैड दी चीफ कमिश्नर स्टेट्स एंड आईपीएस, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। गवर्नर स्टेट्स और चीफ कमिश्नर स्टेट्स टुगेदर फॉर्म दी ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स डज नॉट कम अंडर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय दी राजास एंड महाराजास, हाउएवर उनके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो जब ब्रिटिश आजाद हुए उस टाइम पे 3 स्टेट्स थी। गवर्नर मतलब जहाँ पे गवर्नर रूल कर रहा है, चीफ कमिश्नर मतलब जहाँ पे चीफ कमिश्नर, जैसे राजा था एक स्टेट में, बाकी स्टेट में छोटी छोटी स्टेट में नवाब होते थे, वैसे यहाँ पे क्या था, चीफ कमिश्नर। एंड थर्ड इज इंडियन प्रिंसली, और ये तीनों किसी को भी ज्वाइन कर सकते थे, ठीक है। जैसे हमारा जम्मू क्या था, इंडियन प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल हम पे नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जो डिसीजन लेते थे वो हरि सिंह जैसे थे वो लेते थे। क्लियर हुआ ये वाला फीचर फेडरेशन वाला। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन है, ठीक ठीक है। सेकंड, इट एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है। डायरकी याद है, रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वाला सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया और क्या लाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन बोथ प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। इन प्रोविंसेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हर पहले, एक और एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सिर्फ कुछ स्फीयर्स में ही मिली थी, मतलब कुछ उन्होंने स्पेसिफिक चीजें बताई थी कि आप इसमें ऑटोनॉमस डिसीजन ले सकते हो, बाकी में डिसीजन किसका चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सब कुछ थोड़ी दे देंगे, कुछ एक्सेप्शन भी तो रखेंगे ना, ठीक है। ये भी ऑपरेशन में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट इज जहाँ पे इसने प्रोविंसेस में डायरकी खत्म की, वहां पे इन्होंने सेंटर में डायरकी लाने की सोची। इन्होंने बोला हम सेंटर में डायरकी बनाएंगे, जैसे वहां पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिवाइडेड थे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में, यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट उन्होंने रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में डिवाइड कर दिए, पर ये फीचर भी ऑपरेशन में नहीं आया। क्लियर हुआ यहाँ तक,
ठीक है। थर्ड फोर्थ, इट इंट्रोड्यूस्ड बाईकैमरलिज्म इन प्रोविंसेस। कितने प्रोविंसेस थे टोटल? 11। उसमें से जो 6 प्रोविंसेस थे, मेजर प्रोविंसेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे भी बाईकैमरलिज्म लाया। कौन कौन से? बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस मेजरली। इधर इन्होंने बाईकैमरलिज्म लाने की कोशिश की। दैट इज द फॉर्मेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आज भी हमारे देश में ये फीचर है। फेडरेशन वाला फीचर भी था। सारे फीचर्स जितने भी ये वो अभी भी हमारे देश में है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, मिटा दूं, सेपरेट इलेक्टोरेट। कुछ देंगे तो कुछ लेंगे भी ना। सो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को, पहले तो सिर्फ अवार्ड आया था ना, ग्रांट हुआ था, इनटू इफेक्ट लाना था। सो दे ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वुमेन एंड लेबर ऑल्सो। 3 क्लासेस को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, वुमेन, लेबर एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या मेजर रोल था? टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट इज, और क्या किया? यस, फेडरल पब्लिक कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक कमीशन। जॉइंट पब्लिक कमीशन क्या होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट वाला क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स सेंटर को रिक्वेस्ट करती है, आज के टाइम पे रिक्वेस्ट करती है सेंटर को कि हम अलग अलग नहीं चाहते, हमारे साथ एक कर दो, तो उस केस में सेंटर एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाता है जो दोनों स्टेट्स के पेपर कंडक्ट करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा हमने जितने भी प्रोविजंस किए वो आज भी हमारे देश में हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के बावजूद नेशनलिस्ट जो थे इस एक्ट से डिससैटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? आज़ादी, और इस एक्ट ने आज़ादी एस्टैब्लिश नहीं की और अभी भी फॉरेन रूल चल रहा था। एंड सेकेंड, फॉर द कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। क्लियर हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। शायद पॉलिटिकल साइंस में तुमने ज़्यादा प्रोविजंस किए होंगे। ये वो मेजर प्रोविजंस है जो हमें आगे काम आएंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी प्रोविजन में? प्रोविजन समझोगे तो लर्न होंगे, रट्टा मारोगे फिर लर्न नहीं होंगे। ठीक है, कोशिश करो कि समझो, एक एक वर्ड समझो। कोई भी बेसिक वर्ड भी नहीं ना समझ आता तो पूछो। ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमें नहीं पता। यार बड़े लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, जो MBBS करके बैठा है उसको कैसे पता होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमें भी बड़ी सारी चीजें नहीं पता थी। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने एक और मैंडेट लाया था फॉर द कंडक्टिंग ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस। तो 1936 से लेके 1937 के दौरान इलेक्शंस हमारी ब्रिटिश इंडिया में कंडक्ट किए गए थे इन 11 प्रोविंसेस। कौन कौन से? बॉम्बे और मद्रास और बिहार, उड़ीसा। तुम्हें प्रोविंसेस भी समझ आ जाएंगे इससे कौन कौन से। तो पेन नहीं करते हैं यार। बॉम्बे, मद्रास, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, असम, बंगाल, पंजाब, सिंध एंड
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yes, these were the 11 provinces in which provincial elections of 1937 were held. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई हुई थी, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस एक्ट को कंडेम किया था और वो इतने ज़्यादा फेवर में नहीं थे टू पार्टिसिपेट इन दी प्रोविंशियल इलेक्शंस. इस एक्ट को सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया था. एक थी नेशनल लिबरेशन फेडरेशन एंड हिंदू महासभा. हम कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज जो थी, इन्होंने इस एक्ट को, इस इलेक्शन को, मतलब इस इलेक्शन को भी सपोर्ट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी किया. बट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ वर नॉट इन द फेवर ऑफ 1935 एक्ट. तो उस टाइम पे कांग्रेस का एक सेशन होता है, फैजपुर सेशन. फैजपुर सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, there was no choice but to contest the elections as it would educate the masses on the political policies and the economic programs of the party. तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमें इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेशनल मूवमेंट हो नहीं रही थी, इम्प्रिजनमेंट बढ़ गया था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी देश में. हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, हमारी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हो गए, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होगी, वो बता सके, एजुकेट कर सके. और वो तभी होगा जब हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा. ठीक है, so from this session Congress converted itself from a movement to a proper political organization which participated in the elections. क्लियर हुआ? पर यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि फेडरल प्रोविजंस नहीं आए हैं. ठीक है, और गवर्नर के पास ओवरराइडिंग पावर्स है, गवर्नर कोई भी डिसीजन चेंज कर सकता है. तो जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बट डू नॉट टू सबमिट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन और कॉर्पोरेट विद इट. हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ये जो आया है ये अपनाएंगे या इसके साथ कॉर्पोरेट करेंगे, बट टू कम्बैट इट फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर सो दैट इट कैन बी एंडेड. तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको मानते नहीं है, हम इसको कॉर्पोरेट नहीं कर सकते. पर अब हमारे पास एक ही चॉइस है कि हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें ताकि हम लेजिस्लेचर के अंदर और बाहर दोनों से इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लड़ सके. क्लियर हुआ? तो कांग्रेस ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजोल्यूशन कि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, हम जीतेंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे और सिस्टम के अंदर जाके इस एक्ट के खिलाफ लड़ेंगे. और इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा स्लोगन क्या था? ये सबसे बड़ी, हर मैनिफेस्टो आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक मैनिफेस्टो रिलीज करती है इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन भी ना बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, 8-9 महीने पहले ही कर सकते हो जैसे आप. ठीक है, एक पर्टिकुलर फंड है, उतना ही यूज़ कर सकते हो. 25 लाख है आई थिंक फॉर बिगर पार्टीज एंड स्मॉलर पार्टीज के लिए 10 लाख. ठीक है, आई थिंक सो, मे बी आई कैन बी रॉन्ग. ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो इन्होंने रिलीज किया और इनकी सबसे बड़ी डिमांड थी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमें अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना है, क्योंकि जो आप बना रहे हो वो हमें सही नहीं लग रहा. क्लियर हुआ? यहाँ तक बैकग्राउंड समझ आया कि उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में और किस सेशन में डिसाइड किया, याद रखना. ठीक है, और जो जो सेशंस इंपॉर्टेंट है ना उसके प्रेसिडेंटशिप याद रखना. ठीक है, सो कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन एंड नाउ विल स्टडी द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन. टोटल सीट्स थी 1500 प्रोविंशियल इलेक्शंस टोटल सारे प्रोविंसेस की मिलाकर, एंड कांग्रेस वॉन 758 सीट्स आउट ऑफ 1500 स्टेट्स और 5 प्रोविंसेस में. ठीक है, एंड सॉरी 758 सीट्स जीती थी और कम से कम 5 प्रोविंसेस में, नहीं 7 प्रोविंसेस में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई. दे एस्टैब्लिश्ड देयर गवर्नमेंट in 7 provinces with full majority in 5 provinces. वो कौन कौन से थे? मद्रास,
यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, जहां पे उनकी फुल मेजॉरिटी थी। यानी कि फुल मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि उनको किसी और पार्टी के साथ कोलिशन या अलायंस नहीं करना पड़ा टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। 7 प्रोविंसेस में उनकी गवर्नमेंट बनी, पर उसमें से 5 में वो फुल मेजॉरिटी में थे, इसका मतलब 2 में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट बनी। क्लियर हुआ? बंगाल, पंजाब एंड सिंध में उनको कोई भी मेजॉरिटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली होगी इधर? कहाँ? कम्युनलिज्म। ठीक है, उन्होंने कम्युनलिज्म की वजह से वो वहाँ सीट नहीं हासिल कर पाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम एक एक करके प्रेसिडेंसीज देखेंगे या प्रोविंसेस देखेंगे जहाँ पे उनको कितनी सीट्स मिली। सबसे पहले मद्रास। मद्रास में जितनी भी सीट्स थी उसका 74% सीट्स कांग्रेस ने जीती। 74 मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, आराम से गवर्नमेंट बना सकते हैं। 50-60 चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनके पास तो 74 थी। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंध। सिंध में उन्होंने नहीं जीती कोई भी मेजॉरिटी, तो सिंध में एक पार्टी थी, सिंध यूनाइटेड पार्टी। नेशनल पार्टीज 2 वजह से हारती है, क्योंकि उनका कोई फेलियर होगा या कोई ड्रॉबैक होगा, या दूसरा रीजन लोकल पार्टी। क्लियर? जैसे जम्मू में इंडियन नेशनल, क्या नाम है जम्मू की पार्टी का? कॉन्फ्रेंस। वो जीतती है हमेशा, आज तक हमेशा वही जीतती आई है, उनकी लोकल पार्टी है, सपोर्ट ज़्यादा है। उसी तरीके से सिंध में यूनाइटेड पार्टी वॉज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 22 सीट्स एंड ऑन दिस कंपैरिजन कांग्रेस वॉन ओनली 8 सीट्स, तो वो मेजॉरिटी या गवर्नमेंट नहीं बना पाए। देन वी हैव असम। असम में भी उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, दे वॉन ओनली 33 सीट्स आउट ऑफ 108 सीट्स, बट हाँ वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का क्या मतलब हुआ इसमें? अब 33 सीट्स मिली है, मेजॉरिटी में नहीं है पर सिंगल लार्जेस्ट है, कि उनके अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी ज़्यादा सीट नहीं गेन की। जैसे एनडीए, एनडीए कोलिशन जो है उसमें से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? मोदी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की। इस बार आई थिंक 334 सीट्स थी उनकी, कुछ इतनी थी 330 के आसपास, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, पर उनको कोलिशन बनाना पड़ा क्योंकि वो मेजॉरिटी में नहीं थे। तो यहाँ पे कांग्रेस को बाकी पार्टीज के साथ क्या बनाना पड़ा? कोलिशन, बिकॉज दे वर नॉट इन दी मेजॉरिटी बट दे हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, जैसे पिछली बार जब एनडीए गवर्नमेंट बनी थी वो मेजॉरिटी में थे, पर फिर भी उन्होंने कोलिशन बनाए हुए, एग्रीमेंट्स थी पहले से उनकी। ठीक है, तब वो मेजॉरिटी में थे, इस बार वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। क्लियर हुआ? असम, मद्रास और सिंध। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अगर हम सेंट्रल प्रोविंस बिहार एंड उड़ीसा की बात करें, वहां पे उनकी क्लियर मेजॉरिटी थी, उनके अलावा कोई भी बड़ी पार्टी वहां इमर्ज नहीं हुई। देन वी कम टू नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जहाँ पे 50 में से कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीट्स जीती थी, तो यहाँ पे भी वो क्या बनाएंगे? कोलिशन। मेजॉरिटी में नहीं है पर वोट्स अच्छे हैं, तो क्या बनेगा? कोलिशन। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 50 सीट्स है, 5 पार्टीज है, हर पार्टी 10-10 सीट जीत जाए, तो डिपेंड करता है आपसी सहमति पे या नेगोशिएशन में टाइप पे कौन बनाएगा। वही अगर एक पार्टी 20 जीत जाए, ठीक है, तो 3 पार्टीज बच गई, 10-10-10, इसमें से जो एक से जुड़ जाएगी गवर्नमेंट बना लेगी, पर ये आपस में नहीं जुड़ पाएंगे, बैलेंस भी तो चाहिए ना, एग्रीमेंट भी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? देन वी कम टू बंगाल। बंगाल में कांग्रेस जो थी 54 सीट्स उन्होंने जीती थी, इट वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, पर यहाँ पे वो गवर्नमेंट या सॉरी मिनिस्ट्री नहीं बना पाए। वही हुआ यहाँ पे, इसने यहाँ ज्वाइन किया, वहाँ पे इन तीनों ने ज्वाइन कर लिया। क्लियर हुआ? तो बंगाल की एक लोकल पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, जिन्होंने 36 सीट्स ज्वाइन की थी, विन की थी, और उन्होंने कोलिशन बना के मिनिस्ट्री बना दी। कोलिशन किसके साथ इन्होंने बनाया? मुस्लिम लीग के साथ। और यहाँ पे एक गलती ये होगी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने डिमांड रखी थी कोलिशन बनाने की, पर उन्होंने
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने रखी थी, कांग्रेस ने मना कर दिया, विच फर्दर वाइडन्ड द गैप बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, एंड मुस्लिम लीग जॉइंड द कृषक प्रजा पार्टी एंड फॉर्म द मिनिस्ट्री इन बंगाल। लास्ट हमारा बचा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थ्रू कोलिशन विद प्रो कांग्रेस ग्रुप्स, मतलब वो ग्रुप्स जो कांग्रेस के फेवर में थे पर उन्होंने अलग से लड़ा। ठीक है, तो अगर हम टोटल बात करें, कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट इमर्जिंग पार्टी एंड विद कंपैरिजन टू कांग्रेस मुस्लिम लीग ने सिर्फ 108 सीट्स जीती थी अपनी 485 सीट से। यहाँ पे 485 क्यों हमने गिना, क्योंकि दे हैड अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सो कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 provinces, in 5 provinces with full majority and in 2 provinces with coalition। बंगाल में भी वो बना सकते थे पर मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। ठीक है, एंड कांग्रेस रिमेन्ड इन टर्म फॉर 2 years ओनली। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब हम देखेंगे कि इन्होंने गवर्नमेंट बना के क्या क्या स्टेप्स लिए। ठीक है, पहला, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बॉम्बे में बनी तो बॉम्बे वॉज नोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उस टाइम पे लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ड्यू टू लो वेजेस। तो कांग्रेस ने एक कमिटी बिठाई, टेक्सटाइल इंक्वायरी कमिटी, और इस कमिटी ने ये डिमांड किया, ये रिकमेंड किया सॉरी, कि वेजेस इंक्रीज कर दी जाए। क्लियर हुआ? मेजर इनका कंट्रीब्यूशन ये था, इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ टेक्सटाइल लेबर इन बॉम्बे। सेकंड, यूपी जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस वाला एरिया था, वहाँ पे टेनेंट्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन होती, पीजेंट्स जो किसी के खेतों पे काम कर रहे हैं रेंट पे करके, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको बचाने के लिए बिहार में एंड यूनाइटेड प्रोविंस दोनों में टेनेंट्स एक्ट पास की। टेनेंट एक्ट, और इस एक्ट के तहत मनी लेंडर्स से बचाने के लिए टेनेंट्स को, मनी लेंडर से बचाया टेनेंट्स को। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 2 मेजर्स थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए आफ्टर कमिंग इनटू द गवर्नमेंट। क्लियर हुए ये दोनों? नेक्स्ट हमारे हैं स्टेप्स टेकन टू ईज सिविल लिबर्टीज। लाए हैं तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, वेलफेयर भी लाएंगे। तो क्या क्या करेंगे सिविल लिबर्टीज इंप्रूव करने के लिए? प्रेस रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी। ठीक है, सबसे जरूरी यही था। क्या होता है? फ्रीडम टू स्पीक, ठीक है, एक्सप्रेस ओपिनियंस, वो लाया। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दिए थे, उनको ब्लैक लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, बहुत सारे, यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट वी हैव, बहुत सारे लोगों के पास आर्म्स लाइसेंस होता था पहले, और आर्म्स होती थी, लोग रखते थे अपने पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंफिस्केट कर लिए थे, तो उन्होंने वो रिस्टोर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने रिलीज कर दिया, अननेसेसरी रखा था तो उनको रिलीज कर दिए। लास्ट इज इमरजेंसी से रिलेटेड जो लॉज थे उनको भी खत्म कर दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जैसे हमारे देश में भी जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उसके टाइम, उस दौरान बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया बिना ट्रायल के, बिना कन्विक्शन के, और बहुत सारे लोग काफ़ी देर तक घूम रहे। तो उसके बाद अमेंडमेंट्स लाई गई थी कि ये बोला गया था कि राइट टू लिबर्टी, जिसके अंदर आता है राइट टू कंसल्ट लॉयर, राइट टू ट्रायल, कन्विक्शन, फॉर्म स्पीच, एसोसिएशन, राइट टू लिबर्टी आप किसी भी इमरजेंसी के तहत छीन नहीं सकते हो। एक और थी, वो मुझे इतनी याद नहीं, पर राइट टू लिबर्टी वाली अमेंडमेंट लाई गई थी। क्लियर?
तो उसी तरीके से इन्होंने भी लिबर्टीज को बचाने के लिए इमरजेंसी लॉ रिपील किए। रिपील मतलब वापस कर देना, ठीक है, खत्म कर देना। प्रेस को इम्प्रूव किया, न्यूज़पेपर्स को ब्लैकलिस्ट से निकाला और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और रेवोल्यूशनरीज को भी बाहर निकाला। ये मिटा दो। नेक्स्ट वी हैव सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स। सोशल वेलफेयर, ओके ओके, चलो बाकी यूट्यूब पे देख लेना, ठीक। मास्टर्स कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, क्या क्या होगा सोशल वेलफेयर में? वेलफेयर फॉर हरिजन्स, कैसे? टेम्पल एंट्री, यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे टैंक्स हो गए, वेल्स हो गए, उनको अलाउ नहीं होता था, तो सबसे पहले उन्होंने वो एक्सेस उनको दिया। और एनकरेजमेंट टू द इंडियन एंटरप्राइजेस, उनको एनकरेज किया बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। और क्या होगा? खादी, एजुकेशन, ठीक है। खादी प्रमोट की, खादी एनकरेज की, इंडियन एंटरप्राइजेस को एनकरेज किया और एजुकेशन भी प्रमोट किया। लोगों को मास कैंपेन्स लॉन्च किए। कैंपेन्स होते हैं ना आजकल गाँव शाँव में, पोलो ड्रॉप्स के, कोई बीमारी फैली है, टीबी, जैसे टीबी के होते थे बहुत सारे, हेपेटाइटिस के होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड इन्होंने लोगों को एजुकेट किया। हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाए किसी ने? लगे हैं ना तुम्हें? 18 साल में लगते हैं वो। हमें नहीं, मुझे नहीं लगे, पर लगा लेनी चाहिए, अभी भी लगा सकते हो, ठीक है। एक वो लगता है 17-18 साल के बाद ही लगता है वो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? अब हम करेंगे, ये थे उनके स्टेप। राइज ऑफ सेपरेटिज्म ड्यू टू द काउंसिल इलेक्शंस ऑफ 1937। पहला क्या रीजन है? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट या कोलिशन बनाने से मना कर दिया। और जब दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रिफ्ट आएगा और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेगी, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में भी रिफ्ट आएगा, ठीक है। सेकंड, कांग्रेस ने उन प्रोविंसेस में रूल किया जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी, करेक्ट? बिहार, यूपी, बॉम्बे, मद्रास हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंस हैं। और मुस्लिम लीग उन प्रोविंसेस में भी मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाई जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। जिस वजह से मुस्लिम लीडर्स बिकेम एप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस। और अब क्या होता है, कोई हारता है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी हारती है तो वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करती है। तो मुस्लिम लीग ने अपने हार का बदला लेने के लिए, एप्रीहेंसिव, जलन हो गई या एक तरीके से वो उनके अंदर आया, हम नहीं जीत पाए, तो मुस्लिम लीग ने उस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पे ये इल्जाम लगाने लगे कि कांग्रेस जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्री है वहाँ वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज या जुल्म या एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। इन दोनों वजहों से हमारे देश में सेपरेटिज्म बढ़ा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मोदी गवर्नमेंट हिंदूज के साथ कहीं गलत कर रही है या मुस्लिम्स के साथ कहीं गलत कर रही है, बिहार में चलो कर रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मुस्लिम्स के साथ, जम्मू में मुस्लिम भड़क जाएंगे, करेक्ट। उसी तरीके से जब मुस्लिम लीग के लोगों ने ये गलत र्यूमर फैलाना शुरू किया तो लोगों के बीच में सेपरेटिज्म जैसी जो चीज़ें थी वो बढ़ने लगी। क्लियर? कोई डाउट? अब हम करेंगे इम्पैक्ट लास्ट। इम्पैक्ट ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री चाहे 2 साल लाई रही है, पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूल्स लाए हैं जिन्होंने सिविल लिबर्टीज़ को, लोगों के फ्रीडम को प्रमोट किया है। और काफ़ी ज़्यादा लैंड रिफॉर्म्स लाए, जैसे टेनेंट एक्ट हमने की, लैंड रिफॉर्म्स लाए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाए, सोशल रिफॉर्म्स लाए। थोड़ी देर के लिए रहे, पर हर सेक्टर में उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। और अगर रिफॉर्म आएंगे, सेकेंड इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, लोगों के मन में नेशनलिज्म एंड डिमांड फॉर देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट भी बढ़ जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो लोगों के मन में एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और उस वजह से नेशनलिज्म भी बढ़ गया, ठीक है। क्लियर?
थर्ड, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी तो उन्होंने लोगों के फाइनेंशियल हालातों को देखते हुए, उनकी सैलरी थी 2,000 रुपये पर मंथ, उस टाइम पे 2,000 रुपये बहुत होते थे, तो लोगों के हालातों को देखते हुए और लोगों के लिए भला करने के लिए उन्होंने अपनी सैलरी खुद रिड्यूस कर दी 500 एंड दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर दी पीपल। कोई लीडर है वो तुम्हारा बेनिफिट करने के लिए अपनी सैलरी आधी कर देता है तो तुम इंस्पायर हो जाओगे। सो दे सेट एन एग्जाम्पल बाय दिस एक्ट। क्लियर यहाँ तक? प्रोविंशियल इलेक्शन इसके साथ खत्म होते हैं। कोई डाउट है प्रोविंशियल इलेक्शंस में? सिंपल सी बात है, कांग्रेस जीती, कांग्रेस ने रिफॉर्म लाने की कोशिश की पर वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चले, पर इसका इम्पैक्ट ये हो गया कि सेपरेटिज्म बढ़ गया, ठीक है। और पर लोगों के मन में, जो मासेस थे उनके मन में, जो एक गवर्नमेंट एक चीज़ अच्छा करती है ना, हम बोलते हैं वो और अच्छा करे, वो चीज़ बढ़ गई, ठीक है। तो पीपल, पहले क्या थे लोग नेशनली कॉन्शियस थे, अब लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गए, ठीक है, क्योंकि एक राइट मिलेगी तो आपको दूसरी भी चाहिए। क्लियर? आगे करना है? कहाँ तक किया हमने आज? अब हम कल करेंगे हरिपुरा सेशन करना है, वर्ल्ड वॉर 2 करना है, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, देन विल कम टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। कल सारे छोटे छोटे टॉपिक हो जाएंगे, परसों क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाएगी और फिर फ्रीडम, बस फिर एक ही बचा हमारा माउंट बैटन प्लान और वो, ठीक है। हाँ फिर वो करना है, सुभाष चंद्र बोस भी करना है, वो तो एक पेज थोड़े एक ही 10-15 मिनट का ही है, ठीक है। मैक्सिमम अब तुम्हारी आज़ादी तक हमें सिर्फ 3 दिन लगेंगे, 3 डेज मोर और हमारा आज़ादी तक का। फिर हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गया, पीजेंट मूवमेंट हो गया, और 1-2 चीज़ें हैं वो हम कर लेंगे। तुम्हें वो भी करवाना है ना, पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश विद द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, उनको कैसे रूल करते थे हम वो भी वो आता नहीं है, कुछ कुछ पॉलिसी ऊपर ऊपर से हम कर लेंगे, वो ऑप्शनल में आता है ज़्यादा, ठीक है। नोट्स शेयर कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी क्या होता है, ठीक है। तो हफ्ते का रह गया, उसके बाद फिर हम मिडिवल शुरू करेंगे, या गैप चाहिए कुछ और करना है या मिडिवल साथ में करना है, तुम लोग देख लेना, ठीक है। हंस क्यों रहे? रिवाइज कर लो। नेक्स्ट टेस्ट वेडनेसडे, अगले हफ्ते क्या है? अगले हफ्ते की मैं टेस्ट डेट खुद बताऊंगी, मुझे शायद मैंने कहीं जाना है, एक ही दिन के लिए जाना है काम से किसी, तो उसी दिन टेस्ट रख लेंगे जब छुट्टी बचेगी, कि बारिश का तो कोई पता नहीं होता, ठीक है। तो वो कर लो, रिवाइज कर लो। टेस्ट के लिए टॉपिक्स बता देती हूँ, कहाँ तक किया हमने, फेजेस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो हमने कौन से फेज, उसके बाद हमने क्या किया, वो कर लो, मूवमेंट इन बंगाल, देन वी हैव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सारा फेजेस ऑफ नेशनलिज्म के बाद वाला जो टॉपिक है उससे लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एंड तक, ठीक है, वो टेस्ट कर लेते हैं। फिर हमारा CDM वगैरह रह गया, फिर वो अगले हफ्ते कर लेंगे, ठीक है, या हम 2-3 दिन का वो करके साथ में टेस्ट ले लेंगे। हाँ मिडिवल के भी आ जाते हैं, हाँ मैंने भेजे थे ना, भेजे हैं मैंने, नीतू मैम को भेजे हैं, आई रिमेम्बर। वो तो हो जाएगा।
वो तो आप लोग जब तैयार हो बेटा। मैं फिर से भेज देती हूँ। भेज रही हूँ। एंशंट में तो फॉरेन ट्रैवलर्स कम है, मिडिवल में बहुत हैं। सारे इम्पोर्टेंट है मिडिवल वाले ना। मिडिवल वाले पर हम ऐसे करेंगे कि हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। ये एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन के लिए हम 1-1.5 महीना तो नहीं दे सकते। करेक्ट, हम ऐसे करेंगे डायनेस्टीज, रूलर्स, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, इम्पोर्टेंट विजिटर्स और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। कुछ रूलर्स जैसे अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, वो हम डिटेल में कर लेंगे। बाकी ऐसे करेंगे, वॉर्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे मैं मिडिवल पढ़ के ही नहीं गई थी। ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है, तुमने पढ़नी है, एक क्वेश्चन आ गया था मुझे भी। ठीक है, तो बस, पर वो क्वेश्चन इजी था तो मैं बच गई। तो पर मिडिवल करनी है, ऐसा कुछ नहीं। मेंस में बहुत कम आती है, प्रीलिम्स में फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा, मेंस में नहीं आती। बट यू नेवर नो, पता है, अनप्रिडिक्टेबल। और अब ये हो गया है कि सीबीएसई ने हटा दिया है मिडिवल वाला पार्ट। सीबीएसई ने भी 11th-12th की बुक से सिलेबस से हटा दिया। उनको सब चेंज होते रहता है 2-3 सालों बाद। हमने तो पता नहीं क्या क्या दिया, पीएसए। तुमने दिया पीएसए? वो एक मैथ्स का टेस्ट होता था, वो हमारे सीजीपी में भी आया। और मेरा मैथ्स इतना खराब, मेरा सीजीपी उसी से कम हुआ। पता नहीं क्या क्या दिया। आज के टाइम पे वो कुछ करती नहीं है सीबीएसई। अब इजी होगा, इतनी इजी चेकिंग कर लिया है ना उन्होंने कि मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चे अब 80% मार्क्स क्रॉस कर देते हैं। वो नहीं, सिलेबस तो उतना ही है, मिडिवल वाला पार्ट कम हो गया। हाँ, सिलेबस बहुत कम हो गया, बिकॉज मैं पढ़ाती थी किसी को, सिलेबस बड़ा कम हो गया। कितने चैप्टर, क्लाइमेट जो सबसे मुश्किल चैप्टर था 10th का, वो काट दिया उन्होंने। बड़े मुश्किल मुश्किल चैप्टर्स काट दिए। ठीक है।